नमस्कार सभी को। एमईटी सेंटर फॉर संस्कृत एंड इंडिक स्टडी एमईटी यूनिवर्सिटी हरियाणा द्वारा आयोजित इस 10 दिवसीय तिथियों का इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हृदय से स्वागत करती हूँ। 10 दिवसीय इस वर्कशॉप का आज समापन सत्र है। इस समापन सत्र में हमारे साथ कई विद्वान जुड़े हुए हैं जो विगत 10 दिवसों में कभी ना कभी हमारे साथ बने रहे और आप अपने ज्ञान वर्धक वक्तव्य से हमारे ज्ञान पिपासा को शांत किया। सभी का पुनः एक बार स्वागत करते हुए और धन्यवाद भी देती हूँ। मैं एमईटी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी ज्ञान साधक प्रतिभागियों का भी हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, क्योंकि बिना आपकी उपस्थिति से इस वर्कशॉप का सफल होना असंभव था। तो विधिवत रूप से इस वर्कशॉप के समापन समारोह का आरंभ करते हैं। मैं एमईटी सेंटर फॉर संस्कृत एंड इंडिक स्टडी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी को वैदिक मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करती हूँ। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम् ॐ सानः पिते वसूनवे अग्नेषु पायनो भव सचस्सानः स्वस्तये ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्अनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। धन्यवाद अखिलेश जी। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए आज का ये समापन सत्र प्रारंभ करते हैं। विगत सप्ताह के जो हमारे साथ इतने अच्छे इतने विद्वान जुड़े हमारे साथ, मैं उन सबके का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कई विषयों को यहाँ पर लिया। जो उद्घाटन सत्र हुआ उसमें भी कई विद्वान जुड़े, हमारे आदरणीय कुलपति सर भी जुड़े, आदरणीय कुलपति प्रोफेसर पीबी शर्मा सर। उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को और जो विषय है हमारा संस्कृत से संस्कृति की ओर, उसको बहुत सराहा और उस विषय पे बहुत अच्छे वक्तव्य भी दिए, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को भी बताया। इनॉग्रल सेशन में डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी जुड़े, योग गुरु डॉक्टर राम अवतार जी जुड़े, हमारे डॉक्टर पंकज मिश्र सर जुड़े, हमारे डॉक्टर आशुतोष अंगिरस सर जुड़े, शशि तिवारी मैम जुड़ी और संसद टीवी से डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र जी जुड़े। सभी ने विषय को लेकर बोला और विषय को प्रारंभ किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम दिवस डॉक्टर अंगिरस सर जुड़े। उन्होंने संस्कृत कि क्या हम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, संस्कृत में क्या कमियां हैं, उन सब को लेकर हमारे सामने एक समस्या भी रखी और उसका समाधान भी थोड़ा बहुत बताया। आज भी कुछ वो उस विषय पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नरेंद्र जी जुड़े, जो संस्कृत भारती से हैं। नरेंद्र जी ने संस्कृत और संस्कृति को लेकर कई बातें, कई चर्चाएं हमारे सामने रखी और संस्कृति की विशेषताओं को बताया। उसके बाद पंकज सर का वक्तव्य था, उन्होंने साहित्य को लेकर हमारे समक्ष बहुत कुछ रखा कि बिना संस्कृत साहित्य के हम संस्कृति को नहीं जान सकते हैं। इस विषय पर बल देते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। योग गुरु डॉक्टर राम अवतार जी उसके बाद जुड़े। उन्होंने अब हम भारतीय संस्कार को लेकर, जो हमारे 16 संस्कार है,
उस विषय पे बोला। उसमें उन्होंने मुख्य रूप से गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार को लेके बात की, और आजकल उन संस्कारों में क्या कमियां आ गई है, क्यों हम उन संस्कार को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, उस विषय पर चर्चा किया। बलदेवानंद सागर जी उसके बाद जुड़े, डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी, उन्होंने भी संस्कृति को लेकर खुले संस्कृति, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को बताया। डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र उसके बाद जुड़े, उन्होंने वेद में आध्यात्म को लेके इस विषय पे चर्चा किया। बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा रही। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद डॉक्टर आयुष गुप्ता सर जुड़े, उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर अपना वक्तव्य दिया। विज्ञान को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ के उन्होंने बहुत ही ज्ञानवर्धक वक्तव्य दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद शशि मैम ने संस्कृत से संस्कृति की ओर ले गई हमें, हमारी छोटी छोटी कमियों को हमें बताया कि जो हम भूल गए हैं अपनी संस्कृति, जैसे स्वस्तिक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तुलसी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, फिर कलश का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अनेक बातों को उन्होंने, छोटी छोटी बातों पे प्रकाश डाला। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल के सेशन में डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल सर जुड़े और डॉक्टर रुपेश सर भी जुड़े। उन्होंने भी अपने वक्तव्य को संस्कृत और संस्कृति तक सीमित रखा और बहुत ही अच्छे वक्तव्य दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज भी हमारे साथ कई विद्वान जुड़े हुए हैं जिनका वक्तव्य हम आज सुनेंगे। अधिक समय ना लेते हुए आज के जो हमारे मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट हैं, मैं उनका इस आभासीय पटल पर अमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने हायर अथॉरिटी की तरफ से माफी भी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ कि वो व्यस्तता के कारण नहीं जुड़ सके और मुझे इतना अथॉरिटी दिया है कि मैं अपने चीफ गेस्ट का स्वागत कर सकूं और सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत कर सकूं। इसलिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ सर। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो मैं डॉक्टर सुप्रिया जी का, डॉक्टर शशि जी का और सभी विद्वानों का, विदुषियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और विशेषकर एमिटी यूनिवर्सिटी का जिसने ये हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम को आगे बढ़ाने की इस बहुत मजबूत कड़ी की शुरुआत की है। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि मुझे बताया है, कुछ एक सेशंस मैंने हमारे ग्रुप पे देखे हैं, मैं बहुत खुश था, बहुत ही खुश था कि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर मात्र एक मिथ्या या कहानी न रह करके हमारी हिस्ट्री या इतिहास के तौर पर जाने लगी है। और इसके लिए हमें बहुत कोशिश हमने की है और बहुत कोशिश बाकी है। जो भी हमारे अभिन्न मित्र जो द्वेष की भावना रखते हैं हमारे प्रति, किसी भी तरह द्वेष रखते हैं, दुश्मन हैं, नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, ईसा पूर्व देखना ही नहीं चाहते, उन सभी को मैं आगाह करना चाहता हूं कि हम ईसा पूर्व ही नहीं, ईसा पूर्व से सदियों से हम लोग मौजूद थे, इसी धरा पर मौजूद थे। जब आपके यहाँ खाने को नहीं होता था, हमारी संस्कृति चरम सीमा पर थी। ये मैं बताना चाहता हूँ, विश्व को खुले तौर पे बताना चाहता हूँ। एंड आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर सुप्रिया एंड डॉक्टर प्रोफेसर शशि जी फॉर इनवाइटिंग मी on this wonderful concluding evening. I am so grateful to all of you. When we talk of Sanskriti, it is form of a culture. संस्कृति एक दिन में, एक साल में या 5-10 सालों में संस्कृति नहीं बनती है, एक सिविलाइजेशन नहीं बनती है, एक कल्चर नहीं बनती है। इसके लिए सदियों लगते हैं, और जो सैकड़ों हजारों सालों से हमारे देश में चली आ रही है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि जो चाहे कोशिश कर ले, हिला नहीं सकता। इस दिशा में सभी विद्वान विदुषियों को जिन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जुड़े हुए हैं, बातचीत करने के लिए मुझे बुलाया है, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं बातचीत करना चाहूंगा सर आप म्यूट अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके, तो इतनी देर से आप सुन नहीं पा रहे थे या अभी अभी अनम्यूट हुआ? नहीं, अभी हो गया था बीच में। अभी अभी हुआ अच्छा, था सर। माफी चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी, वी विल हैव टू कैच अप, आर्ट टेक्नोलॉजी एंड संस्कृत को भी इंटीग्रेट करके आगे बढ़ना होगा। जी थैंक यू। मैं बता रहा था कि आप सभी विद्वान विदुषियों ने अपने विचार प्रकट किए, आप सभी अपने अपने विषय में पारंगत हैं। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ देश का, जो तब बॉर्डर पे लड़ता था और अब आंतरिक तौर पे देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। इस दिशा में मैं कौटिल्य पे बात करूंगा आज, और उन्हें मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने पूरे विश्व को वो दिशा दी, वो ज्ञान दिया जिसके हम सभी कायल हैं। एंड आई एम अवेयर दैट ऑल ऑफ यू नो अबाउट चाणक्य, Vishnugupta or Kautilya much more than what little I know. I shall make my little presentation giving very important aspects of Kautilya which he has given to us. It may be repetition for some of us, but let this be a repetition and revision. Permit me to share my screen and let me all right, I am now starting my right. Can you see me the video? यस सर। Presentation nazar aa raha hai? यस सर। यस। All right. So what I shall talk to all of us is Chanakya's vision of Bharat. कि चाणक्य ने किस तरह एक वो राष्ट्र बना करके खड़ा कर दिया जिसकी हम आज कल्पना मात्र कर सकते हैं. And there is no other country in the world or nation in the world that has been able to reach the climax that ancient India brought in terms of Bharat. And that's when Mauryan Empire developed under the kingship maker of Chanakya. And he's the one who created this, and I'll attempt to connect him with the present day strategic perspective कि आज की शताब्दी में चाणक्य हमारे लिए क्या है. और जब हम संस्कृति की बात करते हैं जिसकी शुरुआत पाली, प्राकृत, संस्कृत भाषा से हुई, वहां से चल करके आज हम विश्व की न जाने कितनी भाषाएं बोलते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. इस सब के अंदर चाणक्य का रोल कितना अहम था, उस पर मैं आज बातचीत करूंगा. So what I want to talk to you about is certain concepts of Chanakya. हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मालूम है, मैं उनमें से कुछ एक की बात करूंगा. और आज की तारीख में अगर हम चाणक्य के पर्सपेक्टिव को रखें तो किस तरह से हम विश्व को अगली सदी में देखना चाहते हैं. आप सभी को मालूम है कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है वो अपने आप में रिकॉर्डेड एंड फुल डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल टू अस. जैसा कि श्यामा शास्त्री जी ने बताया कि उसके कुछ हिस्से उनके पास आए 1905 के अंदर, और 1915 तक उन्होंने अर्थशास्त्र का संस्कृत से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था. और उसके बाद और भी बहुत सारे ऑथर्स आए जिन्होंने ट्रांसलेशन किया, और उसके जरिए जो हम मालूम करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, उन्होंने जो हमको दिया है, उनमें से कुछ समरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. कि जब अर्थशास्त्र बात करता है एक राष्ट्र की, तो तीन मुख्य मुद्दों पर बात करता है कि अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो वो राष्ट्र रह सकता है, अन्यथा बिखर जाएगा. अगर राष्ट्र की पालना हो सकती है, किसी तरह से राष्ट्र में रहने वाले लोग और उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इसे अगर आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो वो पालनहार राष्ट्र बनेगा जिसमें लोग सुरक्षित होंगे और उसके लोगों के साथ में उसकी जमीन सुरक्षित होगी, कोई उस पर हमला करके छीन नहीं सकता. इसका इंप्लीकेशन क्या होगा राष्ट्र के ऊपर, सेना के ऊपर, इसकी बात हम करेंगे. और तीसरा था योगक्षेम. हम सभी समझते हैं इसको कि न केवल लोगों की सुरक्षा करनी है बल्कि उनकी वेलफेयर, उनकी ग्रोथ, उनकी लाइफ
उनकी जीवन को सुंदर बनाना है, हर पहलू से सुंदर बनाना है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, इकोनॉमी हो, प्रोटेक्शन हो, एनिमी हो, ग्रोथ हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, इन सभी चीजों को शामिल करके अगर हम उसमें उन लोगों को दे सके तो वो योग क्षेम कहलाएगा। और चाणक्य ने ये जो आर्ट या साइंस या दोनों का मिला जुला एक शास्त्र बनाया, यह देश के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्फीयर्स में इफेक्टिव है और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बनाया है, जिसको कि पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी के तौर पे भी जाना जाता है। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने अर्थशास्त्र में 15 अलग अलग अधिकरण लिखे, जिनमें तकरीबन 150 चैप्टर्स थे, 180 प्रकरण थे और 6000 से ज्यादा श्लोक थे। कहते हैं कि इससे भी बहुत ज्यादा श्लोक थे, लेकिन कुछ एक हमारे पास नहीं रह पाए। अगर मैं कौटिल्य को पूरे परिप्रेक्ष्य में रखूं, जबकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के इस पक्ष में रखें, तो एक बहुत छोटा पक्ष आता है जो कि महाभारत के बाद में ये पक्ष आता है, जबकि चौथी और तीसरी BCE की सदी में ये चैप्टर हमारे इतिहास में आया। और भारत को समझने के लिए 4th सेंचुरी BCE को समझें तो हम देखेंगे कि 600 BC, 500 BC के अंदर बौद्ध और जैनिज्म आया था। और उसके बाद 4th सेंचुरी BC के आसपास मगध एम्पायर के तौर पे जो जनपद, 16 जनपद से, उनमें से एक मगध बहुत प्रोमिनेंट तरीके से निकल करके आया था। और मगध के अंदर जो नंदों का राज्य था, और नंदों के राज्य से कैसे हम आगे निकलकर मौर्य राज्य रूल की तरफ आए, मौर्य डायनेस्टी की तरफ आए। जो नंदों का ये राज चला 343 से 321 BC में, उसमें तकरीबन पूरा उत्तरी भारत शामिल था। और नंदों के रूल के बारे में हमें मालूम है कि बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव थे, बहुत ज्यादा अच्छे शासक नहीं थे, लोग परेशान थे, और इसी परेशानी से उठ करके वो लोग एक अच्छा राष्ट्र चाहते थे, अच्छा रूलर चाहते थे। और चाणक्य से बेहतर उनको और कोई वो नहीं मिला, वो गुरु नहीं मिला, वो शिक्षक नहीं मिला, वो एडवाइजर नहीं मिला, वो किंग मेकर नहीं मिला जो इसे हम बना सके। ये मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाह रहा हूं, जिसमें चाणक्य जब तक्षशिला से वापस पाटलिपुत्र आए और उन्होंने नंदों का वो हालात देखा, लोगों के बुरे हाल देखे, तो वो अपने आचार्यों से, गुरुओं से, शिक्षकों से वहां मिले और वो उन्हें क्या कहते हैं, उनके इस वार्तालाप को आप सुनिएगा। सुप्रिया जी, अगर आपको आवाज सुनाई न दे तो तुरंत मुझे बताइएगा। क्यों तुम व्यर्थ में श्रम करना चाहते हो? आचार्य, मैं जानता हूं कि अंधकार का साम्राज्य बहुत बड़ा है। सहस्त्रों सूर्यों का तेज भी उसे नष्ट करने में असमर्थ होता है। फिर भी एक सामान्य सा दीपक अंधेरे से बुझते दम तक जूझता रहता है, इसलिए कि वही उसका धर्म है। मैं जानता हूं कि पाटलिपुत्र में अब शास्त्रों का अपमान होता है, पर शास्त्रों की रक्षा करने का दायित्व किसका है? सत्ता, सामर्थ्य और वैभव ने परंपराओं की अवहेलना की तो क्या आचार्य भी अपनी परंपराओं को छोड़ देंगे जिसकी रक्षा करने का दायित्व हमारे स्कंधों पर है? नंदों के राज्य में वह भी संभव नहीं है। क्षमा करें आचार्य, पर क्या नंदों का राज्य अमर है? यदि समस्या का कारण नंद है तो क्या नंदों के पश्चात भी समस्या अपरिवर्तनीय रहेगी? और यदि चुनौती परिस्थिति जन्य परिवर्तनों ने दी है तो क्या उसका उत्तर पाटलिपुत्र से प्रयाण हो सकता है? संभव है कि उन्हें आपके शास्त्रों में आस्था ना हो, इससे आपकी अपने शास्त्रों के प्रति आस्था विचलित क्यों हो रही है? यदि प्रमाणित करना चाहते हैं आप अपने ही शास्त्रों की श्रेष्ठता, तो आपको अपने शास्त्रों के अनुसार जीकर दिखाना होगा। समय के आघात का उत्तर समय के द्वारा ही दिया जा सकता है आचार्य। फिर आप इतने हताश क्यों हैं? क्या तुम मुझे समझाने का प्रयत्न कर रहे हो? मैं तो आपके पास मार्गदर्शन की अपेक्षा से आया हूं आचार्य, और अपने स्वार्थ के लिए आपको रोकने का प्रयत्न कर रहा हूं। आचार्य कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा, पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि भाई यदि बल से हो तो निर्बल अपने शास्त्रों की रक्षा नहीं कर पाएगा, और इसके लिए प्रयाण की नहीं पराक्रम की आवश्यकता है। और यदि चुनौती समय ने दी हो तो शास्त्रों ने ही कहा है कि शास्त्र कभी काल बाह्य नहीं होता।
दोनों ही स्थितियों में परीक्षा हमारी है आचार्य। हमें शास्त्रों को आधार देना है तो फिर स्थितियों से पलायन कैसा? क्षमा करें आचार्य, पर अपने विश्वास को दृढ़ करने की भावना से ही कह रहा हूं कि शिक्षक किसी भी युग में रणभूमि से भागा नहीं है। फिर पाटलिपुत्र से प्रयाण कैसा? और शास्त्रों की विजय शिक्षक के पाटलिपुत्र से प्रयाण करने में नहीं है आचार्य। शिक्षक का गौरव तो तब बढ़ेगा जब वह एक छत्र के नीचे संगठित होगा और विजयी होगा। वह एक बार संगठित तो हो, फिर वही राम परशुराम होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए आचार्य। प्रणाम। ये था गुरु का रोल, एक्चुअल रोल। आप सभी विद्वान विदुषी हैं, आप सभी गुरु हैं, हमारे लिए पूज्य हैं। और गुरु जो शास्त्रों की शिक्षा दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता। और संस्कृत से संस्कृति और हमारी इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए आप और अगर मिल जाए तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा और चाणक्य की कहानी आगे चलाए तो 321 से 185 तक मौर्य एम्पायर रहा, जहां तीनों राजा रहे, तीनों मुख्य राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। और इस समय जबकि नंदों का राज चल रहा था, चाणक्य आना चाह रहे थे, तो चाणक्य की जो मिसबिहेव उनके साथ किया गया या उनकी जो बदसलूकी उनके साथ की गई नंदों के दरबार के अंदर, इसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिएगा। प्रणाम महामंत्री। माफ कीजिएगा। प्रलय का आगमन हो चुका है और आप और हम अब रुक नहीं सकते। अब हमारी सदी आ गई है और जो चाणक्य ने कहा है, अब हमें परिवर्तन लाना है अगर हमने अपने राष्ट्र को महान बनाना है। और जब तक हम 265 बीसीई में पहुंचे, सम्राट अशोक के नीचे भारतवर्ष महान भारतवर्ष बन चुका था। वो कंधार, वो ईरान, वो अफगानिस्तान की सीमाएं हमारे पश्चिम क्षेत्र से लगी हुई थी और पूर्व में आप सभी जानते हैं बर्मा से लगी हुई थी या म्यांमार से। इस भारत की कहानी को आगे ले जाने में जितना योगदान चाणक्य का रहा है, इतना मेरे ख्याल से और किसी डायनेस्टी का, रूलर्स का नहीं रहा। सभी का बहुत सम्मिलित योगदान अवश्य रहा है। गुप्ता डायनेस्टी, समुद्रगुप्त अपने आप में बहुत विशाल रहे हैं। मैं जिस चाणक्य की बात कर रहा हूं, जिसने हमें अर्थशास्त्र दिया है, जिसने हमें जीने की हर कला सिखा दी है, अभी हमें अगर उसको फॉलो भी कर लिया ना, हमें कोई रोक नहीं सकता। मेरे जो सोर्सेस हैं वो इन किताबों से हैं जहां मैंने लिया है। और मैं चाणक्य की सप्तांग थियरी, षड्गुणा थियरी और उपायास के बारे में बात करना चाहूंगा, राजमंडला के बारे में बात करना चाहूंगा। समय की कमी है, उसको देखते हुए मैं बिल्कुल संक्षिप्त में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम इस श्लोक को बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजानाम तु हितम, ना प्रिय हित राज्यम प्रजानाम तु प्रियम हितम। जो प्रिया को, जनता को प्रिय लगे, वही लोगों को जो सही हो, वही राजा का कर्तव्य है, वही राजा को प्रिय लगना चाहिए। और जो 7 अंग चाणक्य ने उस समय एक राष्ट्र के लिए बताए थे, वो आज भी लागू हैं कि एक स्वामी होगा, अब वो चाहे राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो या एक पार्लियामेंट का हिस्सा हो, लेकिन एक सुप्रीम अथॉरिटी किसी भी राष्ट्र में होनी चाहिए। वो हम आज विश्व में देखते हैं, हमारे यहाँ भी वही है। मिनिस्टर्स होने चाहिए, अमात्य होने चाहिए, पार्लियामेंट इसका कहानी है। पूरा योगदान जनपद का होना चाहिए लोगों का, और एक भौगोलिक स्थिति देश की एक होनी चाहिए कि ये एरिया हमारा है। फिर उस समय में उसने दुर्ग कहा था, लेकिन आज का डिफेंस उसको चरितार्थ करता है। एक ट्रेजरी होनी चाहिए, कोष होना चाहिए जो कभी खत्म ना हो, और उस कोष को भरने के लिए लोगों का योगदान, आमत्य का योगदान उतना ही जरूरी है, राजा का योगदान उतना ही जरूरी है। एक सेना का होना बहुत जरूरी है ताकि
हम सभी सही अनुशासित रहें और दुश्मन के प्रति हम उसे अपने देश को बचा सके। और किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए मित्रों की अति आवश्यकता है। अगर हम इसको एक अपने ही तौर पे देखें, एक परिवार के तौर पे देखें, अपने आसपास देखें, तो यही चीज अपने परिवार पे लागू हो सकती है, एक देश पे लागू हो सकती है, और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। जो षड्गुण थियरी कहती है, आप सभी जानते हैं कि या तो आप संधि करें तो शांत रहें, या एक विग्रह की स्थिति में चले जाएं, लड़ाई करें और इलाका अपने कब्जे में कर लें। अगर ये दोनों नहीं करना चाहते हैं तो एक आसन ग्रहण करें, न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व करें कि मैं खुश हूं, किसी और से मुझे न संधि करनी है, न लड़ाई करनी है, मैं शांति से रह। लेकिन शांति से दुनिया नहीं रह सकती। एक राष्ट्र एक जिंदा जीव है, ये या तो बढ़ेगा या कम होगा। अगर आप सजग हैं तो वो स्थिर रहेगा और बढ़ेगा, सजग नहीं है तो बाकी राष्ट्र आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फिर उसने बोला समश्रय, न्यूट्रलिटी को भी अच्छे तरीके से बनाए रखने के लिए अलायंसेस बहुत जरूरी है, जो आज भी हम कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं आज के इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में। इट इज एग्जैक्टली व्हाट चाणक्य हैड गिवन अस। फिर डबल डीलिंग या द्वैधी भाव, हम सब समझते हैं। दो भाव होना, एक तरफ मित्रता, एक तरफ शत्रुता, कैसे इसको हमने बनाए रखना है, कैसे हमने अपने जीवन में ढालना है, कैसे राष्ट्र के लिए द्वैधी भाव आवश्यक है, उसको लागू कैसे करना है, वो आना चाहिए। और हम किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार होने चाहिए ताकि कोई हमें नुकसान न पहुंचा सके। राजमंडल थियरी आप सभी जानते हैं, जिसमें विजिगीषु वो राष्ट्र या वो राजा है जो जीतना चाहता है। अरि चाणक्य ने कहा कि कोई भी राष्ट्र उसके आसपास के जो राष्ट्र है उनका दोस्त नहीं सकता। योर नेबर्स कैन नेवर बी योर फ्रेंड्स। आप देख लीजिए, हमारे चारों तरफ नेबर्स में देख लीजिए, आप अपने जहां रहते हैं, गांव में, शहर में, पास पड़ोस में जो आपके नेबर्स हैं, उनके साथ परमानेंट दोस्ती नहीं हो सकती। कोई ना कोई इशू आता ही रहेगा। बॉर्डर का इशू होगा, पार्किंग का इशू होगा, माइग्रेशन का इशू होगा, एजेंट्स का इशू होगा, एन नंबर ऑफ इश्यूज बिटवीन टू कंट्रीज। सो वो उसको आप अरी की दृष्टि से देखें। और अ नेबर्स नेबर इज ऑलवेज योर फ्रेंड। तो जो आपका नेबर है पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेबर है अफगानिस्तान और ईरान, वो आपके नेचुरल दोस्त हैं। ये चाणक्य ने 2500 साल पहले बताया है। और आज भी आप देख लीजिए, अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो चीन देख लीजिए, और चीन के ऊपर मंगोलिया और रूस देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो चीन के उधर आप साउथ कोरिया देख लीजिए, जापान देख लीजिए। पूर्व में जाते हैं आप तो बांग्लादेश, बहुत मुश्किल से हम उनके साथ मैनेज कर रहे हैं। म्यांमार, आज भी मणिपुर की आग उसी का अंदेशा है। लेकिन उससे अगर आप आगे चले जाएं, थाईलैंड है, वियतनाम है, वो हमारे नेचुरल फ्रेंड्स हैं। और इस पूरे संदर्भ के अंदर उदासीन और मध्यमा वो बड़े राष्ट्र हैं जो कि मध्यम दूरी पर और दूर की दूरी पर है, जिसे हम चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका इसके तौर पर देख सकते हैं। और जब मैंने इसके ऊपर गौर किया तो पता चला ये सब चलाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अनुशासन हो, कार्य संस्कृति हो देश के अंदर। और इन्हीं दोनों के अभाव में प्रगति संभव नहीं है, किसी भी किस्म की प्रगति संभव नहीं है। इसलिए इसे बनाए रखने के लिए हमें जरूरी है कि चाहे वो चाणक्य नीति हो, षड्गुणा नीति हो, या राजमंडला नीति हो, अति आवश्यक है। हमारे घर घर में चाणक्य नीति का इस्तेमाल किया जाता है, देशों के बीच में चाणक्य नीति का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही वो संस्कृति से आज भी 21वीं सदी के अंदर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर मंडला थियरी या सर्किल ऑफ स्टेट्स को मैं देश के अपने देश के ऊपर लगाऊं और आपको दिखाना चाहूं, और आप देखिए अगर कर्सर आपको दिखाई दे रहा है मेरा, तो ये भारत है। और भारत के जो चारों तरफ वाले देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं। टू मेंटेन पीस वी हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आप उनको नहीं कह सकते कि मैं बिग ब्रदर हूं, नो।
कोई भी बिग ब्रदर नहीं है अगर वो देश है तो। सॉवरेनिटी ज्यादा बड़ी है, वो सॉवरेनिटी के लिए चाहे छोटा देश है लड़ पड़ेगा, तो उसके साथ इज्जत, उसको सपोर्ट, उसको मदद, ये सब चाणक्य ने तब कहा था। और ये जो हमने आज करना शुरू किया है, तब नेपाल वापस फोल्ड में आ गया है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, आप देखिए रिश्ते फिर से ठीक होने लग रहे हैं। अगर आप उससे इस रेड लाइन, पहले जो नेबर्स है, इससे दूर जाए तो ये ग्रीन लाइन हमारे दोस्तों के, मित्र की लाइन हो जाएगी, जिसके अंदर चीन के परे वाले सारे देश, मंगोलिया, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इंडियन ओशन के कंट्रीज है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ये सब शामिल हो जाएंगे। और इसके हमारे दोस्तों के जो नेबर हैं वो उनके एनिमी होंगे, तो हमारे भी नेचुरल एनिमी कहलाएंगे। तो सीरिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, या पूरा आप मिडिल ईस्ट, ये आप वेस्ट एशिया ले लीजिए, ये हमारे दुश्मनों में आएगा और हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा उनको दोस्त बनाए रखने के लिए। इसी तरह साउथ कोरिया के साथ में नॉर्थ कोरिया का होना हमारे लिए नुकसानदायक है। और इसके बाद वाली कड़ी को अगर आप देखें तो ईस्ट अफ्रीका के नेशंस हैं, ईस्ट यूरोपियन नेशंस हैं, रशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, ये सभी देश हमारे मित्रगण देश बन सकते हैं चाणक्य की पॉलिसी के मुताबिक। तो जो हमको संस्कृति उसने दी है, मैं उसी को आज के मैप के ऊपर लगा करके आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये आज भी उतना ही लागू है। रूस, रशिया एक उदासीन, यूएसए एक उदासीन देश है, चाइना एक मध्यमा देश है, जिससे मिल करके हम अपनी रणनीति, हम अपनी राजनीति, हम अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से बना सकते हैं। और अंत में इसको अंतिम रूप देने के लिए आपको और मुझे एक सीख दे, मेरा व्याख्यान इसके साथ समाप्त होता है। I'll just take 1 minute in concluding the entire presentation that I wanted to extend to you. आप सभी विद्वान और विदुषी गुरु हैं, और अगर मैं चाणक्य की जगह आपको खड़ा करूं और आज के सभा के अंदर हम 42 लोग हैं, ये 42 अगर 42 व्याख्यान जाकर के करें, अवेकनिंग देश में लाएं, तो हमारा राष्ट्र बहुत ही जल्दी अवेकंड राष्ट्र होगा, जागृत राष्ट्र होगा, और जागृति की ही आवश्यकता है। सारा जो वजन चाणक्य ने दिया है वो सांस्कृतिक धरोहर पर दिया है, संस्कृति पर दिया है। अगर हमारी संस्कृति का विनाश हो गया तो देश का पतन निश्चित है, ये उसने तब कहा था, और आज भी हमको ये एहसास है। इस एहसास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि एहसास मैं आप सभी को दे पाऊं, और आप इस ज्वाला को, इस अग्नि को जलाए रखें, जागृत रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि सर। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा कि चाणक्य नीति को अभी हमारे देश में लाने की जरूरत है। चाणक्य कहते थे कि विद्या अर्जित करना उस कामधेनु गाय के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। इसलिए ज्ञान जब भी जहां से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक वक्तव्य दिया। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, समय अभाव है। हमारी आज की जो गेस्ट ऑफ ऑनर है, हमारी अपनी प्रोफेसर अंजू सेठ मैम, प्रिंसिपल है सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मैम, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और आपका इस पटल पर, आभासीय पटल पर स्वागत करती हूँ अमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा की तरफ से। नमस्कार। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभार सुप्रिया जी एमएटी में आमंत्रित करने के लिए, और अपने गुरु प्रोफेसर शशि तिवारी जी को नमस्कार करते हुए, यहाँ के सभी प्रबुद्ध वर्ग को नमस्कार करते हुए, सबके आशीर्वाद से और जीवन पुरोहित जी के बहुत अधिक तेजस्वी वचनों के उपरांत अब बोलने को बहुत शेष नहीं रह जाता, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानने बोधत। उठो, जागो, पाओ श्रेष्ठ लोगों के उपदेशों। जिस प्रकार से जीवन पुरोहित जी ने अभी सारा हमें मैप के माध्यम से समझाया और सप्तांग थ्योरी और अन्य थ्योरियों को समझाया, उससे हमें स्पष्ट हो जाता है
कि वो उद्भावनाएं, वो संकल्पनाएं और राजशास्त्र की पूरी योजना उस युग में भी विद्यमान थी जो हम आज के युग में बहुत अधिक समसामयिक पाते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो यदि हम मनोविज्ञान की तरफ देखें तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो वेदों में उपलब्ध नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान की सभी शाखाएं, चाहे वो व्यवहारवाद हो, व्यक्तित्ववाद हो या व्यक्ति की अपनी संचेतनाएं हो, संवेदनाएं हो, ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो वेदों में उपलब्ध नहीं है। और हमारा इस संस्कृत में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में वह ज्ञान भरा पड़ा है जो हमें हमेशा ही आत्मा व अरे दृष्टव्य, आत्मा को देखने के लिए, जागृत रहने के लिए और सचेत रहने के लिए प्रेरित करता है। मन की शक्तियों को, मन की उद्भावनाओं को, मन की संकल्पनाओं को हम कितना आगे ले जा सकते हैं और उसको कितना शिव संकल्प युक्त बना सकते हैं, इसकी भी प्रार्थना वेदों में की गई है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी संस्कृत केवल एक मानव के कल्याण तक सीमित नहीं है, वह तो संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासी जानताम की उद्भावना से युक्त है, जो सबको एक साथ लेकर चरेवेति की संकल्पना से आगे बढ़ती है। और संस्कृत से भारतीय संस्कृति के मूल तत्व बहुत अधिक संपोषित होते हैं। इस बात की पूरी संकल्पना जीवन पुरोहित जी ने स्पष्ट की और आपकी ये पूर्ण कार्यशाला इस बात को अब तक स्पष्ट कर चुकी है कि संस्कृत ही प्राण तत्व है, वह दिव्य वाणी है, वह अक्षरा वाणी है और वह अघन्या वाणी है, जिसने वर्षों युग युगांतरों तक हमारी संपूर्ण मानव जाति को संप्रोषित भी किया है, पल्लवित भी किया है और सभी धाराओं को, जो भी ज्ञान विज्ञान की धाराएं हैं, सबको परिपोषित करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वेदो अखिलो धर्म मूलम की उद्भावना और यह संकल्पना सभी धर्मों के ज्ञान विज्ञान के मूल में वैदिक उद्भावना को स्पष्ट करती है। धर्म से यहाँ अभिप्राय कोई जातीयता और प्रांतीयता नहीं थी। संस्कृत भाषा कभी भी जातीयता और प्रांतीयता की तरफ इंगित नहीं करती। शायद वही हमारी भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य था। जब हम कहते हैं धर्मो धार्यते प्रजा, धारणात धर्ममिति आहु धर्मो धार्यते प्रजा, शुरू से ही एक व्यवस्था रही है, एक अनुशासन रहा है और ध्री धातु जो धर्म के लिए प्रयुक्त किया जाता है, धर्मो धारणे, ध्री धारणे से युक्त है, एक अनुशासन, एक व्यवस्था जो संस्कृत से संस्कृति तत्व की तरफ ले गई और वो आज के युग में भी हमारे लिए उतनी ही उपयोगी है जितना उस युग में थी, क्योंकि हमारे समस्त वैदिक ऋषि ऋषयस्तु मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा। वो तो भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं को समझ चुके थे, देख चुके थे, अनुभव कर चुके थे और उन्होंने सबका समाधान भी हमें तुरंत कभी वही स्पष्ट कर दिया था। तो चाहे वो हमारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं रही हो, चाहे वो हमारी राजनीतिक समस्याएं रही हो, चाहे वो सामाजिक समस्याएं रही हो, उन सब की एक विहंगम दृष्टि हमें अपने संस्कृत में प्राप्त होती है। और भारतीय संस्कृति के मूल तत्व जो आज धीरे धीरे जीवन मूल्यों के रूप में लुप्त होते जा रहे हैं, नई पीढ़ी में, नई परंपरा में, उसको यदि संपोषित करना है तो हमें संस्कृत का पुनरुद्धार करना पड़ेगा, उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा और उसके लिए हमें संभवतः भगवान कृष्ण जैसे गुरु की भी आवश्यकता पड़ेगी, एक दिशा निर्देशक की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो समय समय पर अर्जुन को कभी पार्थ कहते हैं, कभी धनंजय कहते हैं, कभी परंतप कहते हैं और ये कहते कहते वो उसको उस मनोवेग से, उस दुर्बल क्षण से हटा देते हैं और उसको उत्प्रेरित करते हैं तो जित्वा व मोक्ष से महिम, कि आप जीत गए तो पृथ्वी का भोग करेंगे, अदरवाइज आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। तो ये बात अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भारतीय संस्कृति में जीने की इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा और उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत की जो भावना है, भारतीय संस्कृति की मूल तत्व। और भारतीय संस्कृति में मूल तत्व क्या था? केवलाहो भवति केवलात्, वो भी हमें संस्कृत से ही प्राप्त होता है। तो संस्कृत तो एक कदम आगे चलकर एक अनेक पहल भारतीय संस्कृति की तरफ चलती है और जब वो एक स्टेप उठाती है, एक भाषा एक कदम उठाती है, तो संस्कृति अपने आप अनेक कदमों के रूप में उसके साथ चलती हुई आगे चली जाती है। तो हमारी संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति के मुख्य तत्व कर्म, सत्य, निष्ठा, अभिवादनशीलता, सभी को और विनम्रता सिखाने का जो प्रयास करती है वो अमूल्य है।
अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्तो गुणा। अभिवादनशील व्यक्ति के 4 गुण बढ़ जाते हैं और हमेशा उसकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाता है। संस्कृत भाषा ये सिखाती हुई आजकल के युवकों को विनम्रता, अभिवादनशीलता और शालीनता का उपदेश देती है। और ये आज के युग में हमारे लिए शायद बहुत जरूरी है, क्योंकि नई पीढ़ी में जब हम वर्तमान युग में भी छात्रों को देखते हैं, दिन प्रतिदिन में भी देखते हैं, तो विनम्रता की कमी हमें हमेशा अनुभव होती है। और हम अपने महाविद्यालयों में, अपने यूनिवर्सिटीज में, अपने स्कूल्स में यदि विनम्रता की शिक्षा और जीवन मूल्यों की शिक्षा देनी शुरू कर दें और वो संस्कृत के माध्यम से दें, तो संभवतः हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने देश के विकास में बहुत अधिक योगदान देंगे। तो मूल तत्वों को इकट्ठा कर संग्रहित करके संस्कृत भाषा कर्म करने की शिक्षा देती हुई, कर्म एवं कुरुत्वम यह शिक्षा देती हुई, अकर्मण्यता से, तनाव से, चिंता से, भय से, आशंका से, हर प्रॉब्लम से हमें हटाती हुई हाथ पकड़कर आगे ले जाती है और हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत अधिक पुष्ट करती है। तो मैं हमेशा जैसे कहती हूँ, भाषा रक्षति रक्षिता, संस्कृति भी रक्षति रक्षिता। यदि हम भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हैं तो संस्कृति 10 क्या, 1000 क्या, 1000 लाख कदम हमारे साथ चलकर हमारी रक्षा करती है। तो आइए चलें, अपनी भाषा की रक्षा करें, संस्कृति की रक्षा करें, अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करें और आज के युग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपनी भाषा को जोड़कर, संस्कृति को जोड़कर बहुत आगे चले और अपने नवीन युवाओं को, छात्रों को, सबको ये शिक्षा दे कि हमारी धरोहर अमूल्य है, बहुत अधिक महंगी है, उसको संभाल कर रखना है और उसको संभाल कर रखकर हम बहुत आगे बढ़े। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत भाषा, जय तो भारतीय संस्कृति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं बस इतना ही कहूंगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप जैसे गुरुओं का मार्गदर्शन रहेगा तो हमारी संस्कृति, हमारा संस्कृत कभी पीछे नहीं हटेगा, कभी गर्त में नहीं जाएगा। वो हमें सत्य, निष्ठा, अभिवादन, शालीनता सब कुछ सिखाएगा आप जैसे गुरुओं के मार्गदर्शन में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही संक्षेप में और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हमारी संस्कृत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे साथ जुड़ी हैं आप। आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। अब मेरी सबसे बड़ी गुरु तो मेरे सामने बैठी है शक्ति मैम, जिनके आशीर्वाद से मैं कुछ बोल पाने की सामर्थ्य रखती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय मैं तिवारी मैम, सादर प्रणाम। मुझे लगता है कि जी कुछ लोग ना सर से और आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं, तो यदि कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद हम फिर जो हमारे पिछले 10 दिनों से जुड़े हुए हैं सभी लोग, उनका हम वक्तव्य रखेंगे। तो जी यस प्लीज, मोस्ट वेलकम जी। नमस्ते जी, मैं वेदरत्न बोल रहा हूँ जी वेदरत्न। और मैं तकरीबन मतलब जब से शुरू हुआ है मैं सबका सुन रहा हूँ। मैं गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ और गुरुकुल का आचार्य भी रह चुका हूँ। मुझे ये पूछना है कि संस्कृति, सत्य, ये सभी रूल एंड रेगुलेशन सब बोल रहे हैं, मेरी जो अभी की हालत है उसका पूरी तरीके से जिम्मेदार सत्य है, सत्य बोलना। अब मुझे आप सबसे ये पूछना है कि कितने लोगों ने सत्य बोला है। आचरण करना बहुत दूर की बात है, सत्य का आचरण करना लगभग असंभव है। अब आप बताइए, संस्कृत का उत्थान करना, ये करना, सारी चीजें बाद में करते हैं, अपन ने सत्य बोले बिना संस्कृत का उत्थान कैसे होगा? मुझे प्लीज इसका आंसर चाहिए। और सत्य अगर बोला जाए तो उसका नुकसान कैसे हम झेल पाए? मैं अकेला तो नहीं झेल पा रहा हूँ, मेरे साथ फैमिली भी है और मुझे और कई चीजें संभालनी भी है। दूसरे की खुशी देखूंगा तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। अब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, कृपया मैं चाहता हूँ कि इसका भी आंसर अगर आप दे सकें तो बड़ी कृपा होगी। अंजू जी बोलना चाहेंगे? आप बोले सर। Okay. Firstly, thank you very much for this very practical and very modern question. Thank you. It's a wonderful question. 2 चीजें देखिए, काल चक्र देखिए
और काल चक्र में आज की रियलिटी क्या है, अगर आप इसको समझते हैं, आपका सवाल अपने आप में उत्तर दे देगा। आप विश्व की कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिए, संस्था ले लीजिए, देश ले लीजिए, जिसने झूठ बोल के प्रोग्रेस करने की कोशिश की, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। अगर आपने लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है तो इंफोसिस बनना पड़ेगा, टीसीएस बनना पड़ेगा, सुंदर पिचाई बनना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ओवरनाइट करोड़ों में आ जाए, ओवरनाइट संस्कृति चेंज हो जाए, जिस संस्कृति ने सैकड़ों साल लिए हैं, वो आज के युग में सच बोलने से डर जाए? ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। डर सिर्फ हमें इस बात का है कि जब मैं अपने घर में उठता हूं तो सुबह उठते ही माता पिता के पांव छूता हूं, किसी बुजुर्गों से मिलता हूं। अंजू जी ने बड़े बड़े गर्व के साथ कहा कि अगर मैं बोल पा रही हूं तो अपने गुरु शशि जी की वजह से बोल पा रही हूं। क्या ये संस्कृति का आज की तारीख में असर नहीं है? क्या ये हम आज नहीं कर रहे? अंजू जी बोल सकती थी कि यार शशि जी ने क्या पढ़ाया, मैंने किया जो कुछ किया। ये मिस्टर आइकिया वाला जो मॉडल है ना, जो कुछ किया आई किया और किसी ने कुछ नहीं किया, ये आइकिया मॉडल वर्ल्ड के अंदर बहुत लिमिटेड समय के लिए चलता है। तो अगर आप इस दृष्टि से देख रहे हैं कि रियलिटी क्या है, तो रियलिटी ये है कि अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ आप सच बोलिए। अगर आप सच बोलने का सामर्थ्य रखते हैं और आपने गलती की है तो गलती को एक्सेप्ट करने का सामर्थ्य कीजिए और अपना सामर्थ्य इतना बढ़ाएं कि दुनिया आपसे कहे कि जनाब नमस्कार, सलाम है आपको, सल्यूट है आपको, और न कि आपकी पीठ के पीछे कहे कि देख चोर मिलके गया मेरे से। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है या मैं आपके विचारों का थोड़ा सा भी एक्सपोजिशन सत्य के प्रति कर पा रहा हूं, तो ये आप देखिएगा। और आप त्रिगुणा थियरी को ले लो, आपके अंदर ही तीनों गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सुबह उठते ही सतो होता है, जब जब आपके विचार कुंठित होते हैं तब आपके अंदर आ गया, उसी क्षण आ गया। और अगर आप अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा समय सतों के साथ में रजों की एनर्जी दे सकते हैं, यू आर ए सक्सेसफुल मैन, यू विल नेवर गो रॉन्ग, योर फैमिली विल नेवर गो रॉन्ग, योर एनवायरमेंट विल बी वेरी पॉजिटिव, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक। इफ देयर इज एनी मोर क्वेश्चन, I'm open to answering. I hope I've been able to partially answer your question, if not fully. सर, आपने आंसर दिया है संस्कृति संस्कार का, एंड मैं उसको फॉलो भी करता हूँ, बट मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है। मैं एक कोटेशन मेंशन करना चाहता हूँ जो वेद में है, ऋतं च सत्यं च अभिद्धा तपसो त्यजायत। वहां ऋत भी बोला है और सत्य भी बोला है, और हम यहाँ पे सिर्फ सत्य बोल रहे हैं। तो सत्य का अर्थ है कि सत्य जो है, अगर हम उसकी परिभाषाएं शास्त्रों के अनुसार भी करें तो एक तरीके से झूठ नाम की कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि सत्य क्या होगा, सत्य जो भी है जिसका अस्तित्व है, तो अस्तित्व तो झूठ का भी है। तो अगर हम परिभाषा शास्त्रों के हिसाब से लें तो वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर ठीक है अनुसार जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है उसके हिसाब से चलें, तो राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलने की वजह से एक राजा से एक मतलब श्मशान घाट तक पहुंच गया। क्या ये सत्य का उदाहरण नहीं है? सत्य बोल करके कौन व्यक्ति बड़ा हुआ, इसका उदाहरण मुझे तो नहीं मिला है। अगर हो तो प्लीज बताइएगा। अवश्य अवश्य, आप सत्य के साथ में ना यथार्थ को भी जोड़ लीजिए। सत्य के साथ में यथार्थ को अगर जोड़ लिया तो आपको कृष्ण नजर आएगा। जब राम रावण को मारने चले थे तो उस राम का रौद्र रूप भी नजर आएगा जो सत्यता के लिए मारने चला था। आपको चाणक्य नजर आएगा जिसने रेप के लिए पानी के अंदर जिंदा जला देने की सजा रखी थी। आप इस यथार्थ को साथ में रखो ना। अगर आज के जमाने में आप कहते हो जी मैं तो हरिश्चंद्र बनकर रहो, तो फिर शमशान तक जाने की हिम्मत भी रखो। मैं शशि जी से चाहूंगा कि इसके ऊपर और प्रकाश डालें। मैं तो बहुत छोटा हूँ। शशि जी माइक ऑन कीजिए। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नाम में वेद रत्न लगा हुआ है,
और वेद का ही आप उदाहरण लें, सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद कहता है सत्य की जय होती है। और मैं कम से कम मैं तो पूरी 100 के 100% ये मानती हूँ कि वेदों में जो लिखा है, हमारे ऋषियों ने जो कहा, वो बिल्कुल सत्य है और वो होके रहता है। तो इसलिए अगर उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत होती है तो होती है, और अगर नहीं कहीं हो रही है तो वो सत्य हम शायद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। और एपिक्स जो हमारे रामायण महाभारत है वो इसका उदाहरण है। अभी आपको पुरोहित जी बता भी रहे थे, राज पुरोहित जी, कि रामायण में का अंत कहाँ पर होता है, महाभारत का अंत कहाँ पर होता है। तो सत्य की जीत तो होती है, हमेशा ही होती है, इसमें जरा भी संदेह की बात नहीं। आपका अभी कार्य पूरा नहीं हुआ होगा, आप बीच में ही होंगे और आप सोच रहे होंगे आपको परिणाम मिल जाए, दिखाई देने लगे। तो जब अंत तक पहुंचेंगे तभी तो सत्य की जीत होगी। जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे एक बढ़ाते हैं। सेकंड, सॉरी, जी, मैं इस पे पूरे थोड़ा समय अभाव है। please, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा जी। भारत गलत इंटरप्रेट करता है। सत्यमेव जयते कर्तृपद का रूप नहीं है, जयते का मतलब जीतना नहीं होता है। वहां पे जयते भाव और कर्म वाला है, कि मतलब सत्य को जिताना है। वो रूप जो है आप लट लकार में कर रहे हैं, लेकिन वो यौगिक रूप है। उसका मतलब ये नहीं कि सत्य जीतता है, एवरीवन से सत्य जीतता है, नहीं। वो बहुल बहुल में बनाया हुआ शब्द है, जिसका मतलब है सत्य को जीतना चाहिए, ये उसका अर्थ है। व्याकरण की दृष्टि से हम नहीं जानते, इसीलिए जयति दिख रहा है, हमने उसको कर दिया सत्यमेव जयते है। एक्चुअल में वो आत्मनेपदी धातु भी नहीं है, परस्मैपदी धातु है जयति। सो हम इंटरप्रिटेशन गलत करके फिर आप ऐसे समझाएंगे तो फिर तो संस्कृति का ही अपमान हो जाएगा, संस्कृत का। वेदरतन जी, मुझे लग रहा है आप थोड़े अभी निराश हैं। अपने हो रहा है। हाँ, अपने में पाठांतर मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अपने में सकारात्मक भाव लाएं, निराशा को अपने जिंदगी से दूर करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारी अगली वक्ता ही हमारी गुरु प्रोफेसर शशि तिवारी मैम है, जो वेव्स इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट है। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, मैम आप आइए। और सभी आगामी वक्ताओं से निवेदन है कि समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैम, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ कि समय की मर्यादा में आप लोगों को बांध रही हूँ। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सुप्रिया। सभी को नमस्कार। 10 दिन से अच्छी चर्चा चल रही थी, हमने बहुत अच्छे वक्तव्य सुने, अच्छे विचार सुने, और उनका पालन भी करना है और करना चाहिए। किसी प्रकार का संदेह हो तो अपने शास्त्रों को देखना चाहिए, और एक बार में नहीं उत्तर मिलता है तो बार बार देखना चाहिए। कहा भी गया, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। जितनी बार देखेंगे आपको उतनी बार नया अर्थ दिखाई देगा। अर्थशास्त्र को जितनी बार पढ़ेंगे चाणक्य के, उतनी बार उतने आपको नए पॉइंट उसमें दिखाई देंगे। मैं एक प्रार्थना करती हूँ वैदिक मंत्रों से। मेधाम में वरुणो ददातु, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधाम इंद्रश्च वायुश्च, मेधाम धाता ददातु में। याम मेधा देवगणा पितरश्चोपास्ते, तया मामद्य मेधया अग्नि मेधा विनम्ति। कौन सी मेधा हमें दें आप भगवान या देव, अग्निदेव? वो मेधा जो पितरों के पास है, वो मेधा जो देवताओं के पास है, हमें वो मेधा चाहिए। सही को सही और गलत को गलत समझने वाली बुद्धि हमें चाहिए। इस प्रकार की प्रार्थनाएं हमारे यहाँ है। मौलिकता, नैतिक मूल्य, अभी अंजू सेठ ने भी उनकी बात की, पुरोहित जी ने तो की, ब्रिगेडियर साहब ने उसकी बात रखी, सुप्रिया तो बोल ही रही है लगातार। तो भारतीय संस्कृति के ये सब तत्व हैं जो भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति बनाते हैं, और उसका जो अनुपालन करते हैं उनको भारतीय बनाते हैं। और मैंने पिछले दिन भी कहा था कि भारतीय होना, अपनी अस्मिता को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है। तो इसलिए संस्कृति को हम छोड़ नहीं सकते। आजकल हम देखते हैं कि लोग छोड़ने पर लगे हुए हैं। छोड़ना कहें या कि ये कि जानते नहीं है। जब जानते नहीं है तो फिर छोड़ना पड़ता है, और उसके स्थान पर वो सोचते हैं दूसरा कुछ, दूसरी संस्कृति या दूसरे कल्चर को अपना लेते हैं।
तो ना तो उसको पूरी तरह से जानते हैं, ना इसको जानते हैं, ना ये छोड़ते बन रहा है, ना वो अपनाते बनता है। तो इस तरह से अधूरी सांस्कृतिक उसमें रहते हैं, स्थिति में रहते हैं, और ये बहुत नकारात्मक स्थिति है। इसीलिए हम सब लोग चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि संस्कृति के जानने के लिए संस्कृत को भी पढ़ा जाए, क्योंकि उसके द्वारा ही संस्कृत को जाना जा सकता है। संस्कृति का एक, हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा गुण है सातत्य, निरंतरता। वो एक किताब पर, एक ग्रंथ पर टिकी हुई नहीं है। कोई भी एक आपसे पूछे कि कौन सा ग्रंथ है, तो हम कहेंगे कई सारे ग्रंथ हैं जिस पर वो टिकी हुई है, और बल्कि उतने पर ही नहीं है, और आगे जो जो ग्रंथ हो रहे हैं या आगे जो जो संत साधु संत हो रहे हैं, अगर उनकी कोई वाणी, उनकी कोई बात अच्छी है, तो वो भी हमारी संस्कृति का अंग हो गई है। जैसे कबीर को ले लो, रहीम को ले लो, तुलसीदास को ले लो, या और भी किसी को ले लो, हमने उसमें जोड़ते हम चले जाते हैं। तो ये संस्कृति का गुण किसी और कल्चर में नहीं है, ये हमारे कल्चर में ही पाया जाता है। भारतीय संस्कृति के और संस्कृत के संबंध की हम लोग चर्चा करते रहे हैं, तो इस पर जरा गौर करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे नाम है, जो शब्द हैं, उन पर हम अगर दृष्टि डालें, तभी हमें बहुत सारी बातों का पता लगता है। इसीलिए संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत और उसकी व्याकरण, उसकी व्युत्पत्ति, निरुक्ति इत्यादि को समझना जरूरी होता है। अब जैसे त्योहारों के स्वरूप के बारे में लोग संदेह करते हैं या गलत जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो शब्द का जो उसका नाम है उसी पर गौर करें। अभी हम लोग बात भी कर रहे हैं विजयादशमी, वो दशमी जिसमें विजय की प्राप्ति हुई। दशहरा, जिसमें दश को हरा गया, रावण के 10 सिरों को हरा गया, 10 तरह के उसके अहंकार दुर्गुणों को हरा गया। रक्षाबंधन, रक्षा का बंधन, राखी। तो इस तरह से जो त्योहारों का स्वरूप है वो उनके नामों में छिपा हुआ है। संस्कृत के द्वारा हम, संस्कृत भाषा के द्वारा हम संस्कृति के रूप को जान सकते हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगी, 10 मिनट के अंदर खत्म करूंगी। और एक अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, बाहर के देशों में तो हम लोगों से बहुत पूछते रहते हैं, आपके यहाँ तो बहुत सारे भगवान हैं, आप तो बहुत देवताओं को मानते हैं, इतने सारे देवता, कैसे उनको समझा जाए, क्या किया जाए? तो इसके लिए भी हमें कहाँ से उत्तर मिलेगा? अपने साहित्य से ही मिलेगा, अपने ऋषि मुनियों से ही मिलेगा। अब आप देखिए, वेदों में 3 लोक हैं। द्युलोक का सबसे बड़ा देवता सूर्य, मध्य स्थान का देवता इंद्र, पृथ्वी का देवता अग्नि, और फिर जितने अग्नि पृथ्वी के देवता हैं, सबको कहा गया कि वो अग्नि का ही रूप है। जो मध्यम स्थान वायु स्थल के देवता हैं, उन सबको कहा गया कि वो वायु का ही रूप है। और इसी तरह से जितने आकाश के ज्योतिपुंज हैं या देवता हैं, उन सबको कहा गया कि वो सूर्य का ही रूप है। फिर इन सबको भी जोड़ते हुए कहा गया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, देवता तो एक ही होता है, अलग अलग रूपों में उसको बखान किया जाता है। तो ये समझाने के लिए इस तरह से लिखा हुआ है वहां पर, और बहुत सारे रूप, उनके नाम जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, वो उनके कर्म, उनके जो वो कार्य कर रहे हैं, या जो उनके गुण हैं, या जो उनके रूप हैं, उनके आधार पर उनको नाम दिए गए। इस तरह से चीजों को समझना पड़ता है। देवताओं पर तो और भी संदेह किए जाते हैं। जैसे कि कोई प्रश्न करे कि रामायण में या महाभारत में इंद्र देव कहाँ है? जो वेद पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि ऋग्वेद में 1/4 हिस्सा इंद्र का है। इंद्र सबसे बड़ा देवता है आर्यों का, वैदिक आर्यों का। और बहुत ही जल्दी पौराणिक काल तक आने से पहले ही महाभारत काल में ही इंद्र की स्तुति नहीं हो रही है, कहीं भी हमें नहीं दिखाई दे रही, बल्कि कभी कभी तो वो एक विलन के रूप में दिखाई देते हैं, खलनायक के रूप में। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखें, पढ़ें, लिखें, समझें, तो पता लग जाता है इसका उत्तर क्या शायद होगा। जो मैंने निकाला है वो ये कि आपको ध्यान होगा, दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, और गोवर्धन पूजा में कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और सबको कहा था ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और इंद्र जो वर्षा कर रहे हैं, सब तरफ पानी 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 कर रहे हैं, तुम लोग तो बाढ़ ला रहे हैं,
तुम्हें तंग कर रहे हैं, उनकी पूजा मत करो। और गोबर और गो का वर्धन, अब यहाँ पर भी व्युत्पत्ति करके आप अर्थ कर सकते हैं कि ब्रज के लोग हैं तो गाय का संवर्धन करो, गोबर को इकट्ठा करो, खेतों में डालो, दूध पियो, दही बच्चों को दो, घी दे बच्चों को दो। तो ये सब उन्होंने संदेश दिए हैं और इसके द्वारा उन्होंने ये दूसरी तरफ ये कहा कि देवी देवताओं की पूजा करने से मात्र कुछ नहीं होने वाला। तो शायद तब से ही इंद्र की पूजा बंद हो गई हो। अब तो आपने देखा नहीं, इंद्र का कहीं मंदिर भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इस तरह से अगर हम विचार करें तो हमें कुछ नई बातें पता लगती हैं। ऋतम सत्यम की बात कर रहे थे वेद रतन जी, ऋतम सत्यम पर भी बहुत अच्छा चिंतन किया जा सकता है वैदिक संदर्भों के आधार पर कि दोनों शब्द एक हैं कि दोनों शब्द अलग हैं, इनका अंतर क्या है। तो इस तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए। ये हमारी संस्कृति कहती है। चाहे तुम्हारा कुछ भी हो जाए, चाहे विवाह हो जाए, चाहे वृद्ध हो जाओ, तब भी स्वाध्याय प्रवचन करते रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए। तो संस्कृति के तत्वों का अनुपालन करने से, भारतीय संस्कृति का अनुपालन करने से हम भारतीय होंगे, गर्व करेंगे, ये हमारे गर्व का विषय होगा। जैसे कि अभी दो हमारे पहले वाले वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें करके हमें गर्वान्वित किया, वैसे ही थोड़ा सा कुछ मैं ये करना चाहती हूँ कि संस्कृति को समझकर भी हमें गर्व होता है। अपनी संस्कृति कितनी महान संस्कृति है, इसके कितने तत्व हैं, और जिस एंगल से हम गौर करते हैं उसी में गहराई में चलते चले जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर संपूर्ण करती हूँ, समाप्त करती हूँ, और फिर कभी भविष्य में मिलेंगे। सुप्रिया, आप अगर जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी तो हमारा सीरीज चला है, मौका मिले। धन्यवाद। हम जरूर मिलेंगे और आपके आशीर्वाद की सदा हमें आशा है। जी, और ऐसे अभी तो सीरीज हमारा चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक वक्तव्य रखा, पहले भी रखा था, आज भी रखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वक्ता, हमारे अगले वक्ता हैं योग गुरु डॉक्टर राम अवतार जी। आप नेशनल प्रभारी हैं एकल योग आरोग्य योजना के। मैं उनका आपको आमंत्रित करती हूँ। आप धन्यवाद सुप्रिया, डॉक्टर सुप्रिया जी। जी सर, थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट में खत्म करेंगे बस, क्योंकि समय अभाव है। उपस्थित सभी गणमान्य हमारे विद्वान, संस्कृत को संस्कृति की ओर ले जाने वाले विद्वान गणों को नमन करता हूं, क्योंकि अब नाम लेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो इसलिए मैं वाइस चांसलर महोदय जी, डॉक्टर झा साहब का और सुप्रिया जी का, उपस्थित जो भी अभी दीदी बोल रही थी, तो सबको नमन करता हुआ अपनी थोड़ा सा बोलने का प्रयास मैं ये करूंगा कि जो भी हमारी ये संवाद चले हैं, जब से मैंने सुना है। अगले वक्ता के रूप में हमारे पास विद्यमान है डॉक्टर आशुतोष अंग्रेज जी, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संस्कृत हैं एसडी कॉलेज अम्बाला से। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। सर, आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं हर कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 2 मिनट में मैं जो पिछली बार मैंने जहाँ से अपनी बात आरंभ की थी वहीं पर मैं उसी को दोबारा दोहराता हूँ, क्योंकि हमारा विषय था संस्कृत किस तरह से माध्यम बने संस्कृति को विकसित करने का, ये मूल प्रश्न था। और जब आप प्रश्न को पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी चुनौतियां पता होनी चाहिए। और तब मैंने ये कहा था कि हमारी मुख्य रूप से 2 चुनौतियां हैं, 2 भी नहीं 3 चुनौतियां हैं। एक आपका संविधान है, क्योंकि संविधान की संस्कृति विकसित हो रही है। दूसरी तरफ आपकी जुडिशरी जो है वो एक अलग तरह की संस्कृति विकसित करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह की उसकी जजमेंट्स आ रही हैं। और ऐसी सब चीजों से हम बचते हैं, और 75 वर्षों से हम बचते ही आए हैं संस्कृत के लोग। कोटेशंस को हम दोहराते रहते हैं, और उनका जो यथार्थ में हमें लागू करना चाहिए, उसको मुख्य नैरेटिव में लाना चाहिए, डिस्कोर्स में लाना चाहिए, वो लाने में हम लोग असफल हुए हैं। इसे स्वीकार करना चाहिए। और तीसरी जो मुख्य चुनौती है वो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडस्ट्री से आ रही है।
लेकिन इन तीनों के बारे में हम लोग ना तो इस चुनौती को ठीक से समझते हैं, न पकड़ते हैं, और ना इसका कभी हम प्रत्युत्तर देने का प्रयास करते हैं, और हम अपना ही एक शैल में रह करके अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हुए और हम उपदेशात्मक शैली में हम सारी बातें कह के चले जाते हैं। इसका जो प्रत्युत्तर था वो मैंने लगभग 24 पॉइंट्स में भारतीय संस्कृति को, जो संस्कृत पर आधारित है, उसको 24 पॉइंट्स में परिभाषित करने का प्रयास किया था और आप लोगों की आलोचना के लिए उसको छोड़ा भी था। लेकिन इस संस्कृति का हमने करना क्या है, ये भी तो दूसरा प्रश्न है, एक चुनौतियों का प्रश्न है। संस्कृति को आप अपने शास्त्रों से परिभाषित कर लीजिए, वहां से आप जितनी कोटेशंस लाना चाहते हैं जरूर ले आए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर इस संस्कृति को ला करके क्या होगा? तो इस संस्कृति से उद्देश्य भी हमें स्पष्ट होना चाहिए कि इस संस्कृति को हम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सेंसिबल जो लोग हैं वो इस दुनिया में स्थापित हों, वो सुप्रतिष्ठित हों। हमें ये अकल आए कि हमने अपनी कंपल्सिव चॉइसेस को छोड़ करके कॉन्शियस चॉइस करनी हमने सीखनी है, इसलिए इस संस्कृति की आवश्यकता है। हमें इसलिए इस संस्कृत से संस्कृति की आवश्यकता है कि हम जो फ्रीडम हमें मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, और जो इंडस्ट्री और इसके द्वारा फ्रीडम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो फ्रीडम मिल रही है, उस फ्रीडम को अगर हमने लेना है तो उसको यूज कैसे करना है, ये चीजें, इस तरह के बहुत सारे और जो उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें संस्कृत से संस्कृति को विकसित करना है। और अब जो अंतिम बीच का जो कंटेंट है, जो सत्य को लेकर के भी बात हुई थी, मैं उस पर फिर कभी बात करूंगा कि सत्य बोलने का क्या लाभ होने जा रहा है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में सत्य बोल के देख लीजिए ना जो आपको मिलने वाला है। मैं खैर उस पे नहीं जा रहा, लेकिन बीच का जो तत्व है वो ये है कि हम इस संस्कृत पर आधारित संस्कृति के तत्वों को कैसे मेन डिस्कोर्स में लेकर आए, जिसको बार बार चुनौती दी जाती है कम्युनिस्टों के द्वारा, और जितने लिबरल्स हैं, और जितने जो सेकुलर हैं, और जितने की अपनी भारतीयता से उखड़ चुके हुए लोग हैं। विचार करके तो देखें हम कि भी हम कहाँ खड़े हो रहे हैं, और आधे से ज्यादा भारत तो बाहर भागने के चक्कर में है। आप देखिए कि भी भारत में छात्रों की संख्या कितनी कम जा रही है, नीचे जा रही है, और बाहर की ओर जाने वाले कितने ज्यादा जा रहे हैं। और संस्कृत के जो हालात अभी कॉलेजेस में है, जबकि हमारे पास अब मौका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन हम परिवर्तन नहीं कर रहे। तो मेरा निवेदन आप सभी से है, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, कि संस्कृत को अप्लाइड बनाइए, दूसरों को चुनौती दीजिए। जो भी कम्युनिस्ट है, जो लिबरल है, जो सेकुलर है, जो और लोग इस तरह के आक्षेप लगाने वाले हैं, उनको चुनौती दें और उनके प्रति एक विकल्प प्रदान करें। विकल्प इस अर्थ में कि आप गवर्नमेंट के ऊपर कमेंट्स लिखिए संस्कृत शास्त्र के आधार पर, आप फिल्मों को जो है क्रिटिसिज्म लिखें संस्कृत शास्त्रों के आधार पे, आप समाचार पत्रों का क्रिटिसिज्म करें अपने संस्कृत शास्त्रों के आधार पे, आप इकोनॉमिक्स बिहेवियर का जो है वो मूल्यांकन करें संस्कृत शास्त्रों के आधार पे, आप मनोविज्ञान शास्त्र जो है वो पूरा डेवलप करें जिसमें आप किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकें। आप करके देखिए ना, कभी करवाया 75 सालों में कभी किसी संस्कृतज्ञ ने किया कि भाई ये तुम्हारे जो है व्यक्तित्व का ये विश्लेषण है और इसके आधार पे मैं तुम्हारी काउंसलिंग करूंगा? वो नहीं करेंगे। लेकिन एक तरीके से हम जो है वो बोलने का एक तरीका होता है, हमने परंपरा से सीखा हुआ, और उसी तरह से हम उसी लहजे में बातें करते चले जाते हैं। तो ये मेरा एक सोचने समझने का तरीका है। हो सकता है आप लोगों को नापसंद हो, या मैं अनुचित भी हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यही मेरा मार्ग है और मैं इसी के लिए जो है इसी मार्ग पे मैं प्रशस्त हूँ। और एक पंक्ति कहकर के, जो टैगोर की पंक्ति मुझे सब हमेशा प्रेरित करती रही है, वो ये कह करती रही है, के लॉयबे मोरा कारजो काहे शांधा रवि, शुनिया निरुत्तर रहे, शुनिया जगत रहे निरुत्तर रहे, माटिर प्रदीपो शीलो शे कहलो शामी, आमार जेटुकु शाधो करीबोता आमी। वो कहना यह चाहता है कि सांझ का सूरज डूब रहा है और सारे लोग सामने खड़े हैं कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, सूरज कह रहे हैं मेरा काम कौन करेगा। तो एक मिट्टी का दिया आगे आता है और कहता है कि हे स्वामी, जेटुकु शाधो, जितने मेरे में सामर्थ्य है उतना मैं कर सकूंगा। तो मैं उस अर्थ में परंपरावादी नहीं हूं,
लेकिन मैं परंपरा का कभी त्याग भी नहीं करता, शास्त्र को मैंने नहीं छोड़ता है। लेकिन शास्त्र को री इंटरप्रेट करना, शास्त्र को युक्ति संगत बनाना, शास्त्र को आप जैसे लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को हथियार के तौर पे, वेपन के तौर पे यूज करते हैं और शील्ड के तौर पे यूज करते हैं, वैसे ही आपको शास्त्र को प्रयोग करना आना चाहिए। नहीं तो आप संस्कृति की बात करते रहेंगे, संस्कृति कभी स्थापित नहीं होगी। उखाड़ने वाले बहुत बैठे हैं। और मलेच्छों में, मलेच्छ शब्द को जरूर लाइए बीच में। जब कभी भी कहीं भी कोई चर्चा होती है, मलेच्छ जीवन पद्धति और भारतीय संस्कृति, ऐसी तुलनाएं करिए। मलेच्छता को मैंने तो अब साक्षात देख लिया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ बात। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ संक्षेप में बहुत बहुत धन्यवाद, सुप्रिया जी ने मुझे मौका दिया। और मेरी अगर आपको कटुता लगे बातों में तो कृपया उसे क्षमा कीजिए, लेकिन वो कटुता नहीं है, लेकिन वो तकलीफ है, मेरे भीतर की पीड़ा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा हमें वास्तविकता से अवगत कराते हैं कि हम संस्कृतज्ञ, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कृत कहाँ पे है और हमें कितना उसको कितने आगे ले जाने की आवश्यकता है, उसमें अप्लाइड करने की आवश्यकता है, उसको परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, तभी हमारी हमारा संस्कृत और हमारी संस्कृति आगे बढ़ पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा हमसे जुड़ते हैं और हमें वास्तविकता से अवगत कराते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता के रूप में है संसद टीवी से डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र जी। यदि आप हैं जुड़े हुए तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अच्छा, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है। आज आप हमारी बात संसद में ले जाएं, अभी सत्र चल रहा है। गणमान्य और अन्य विद्वान लोगों की बात सुनने के बाद और पिछले 10 दिनों से जो कुछ मैं सुन पा रहा था, उससे एक निष्कर्ष पर मैं पहुंच पाया हूं। वो निष्कर्ष है कि इन 10 दिनों में वक्ताओं को सुनने का मौका नहीं लग पाया। एक मैं ही होऊंगा जोड़ घटाव करके बोलने वाला, बाकी तो जो लोग भी थे वो संस्कृति के साधक थे और अपना जीवन संस्कृति की साधना में खपाया है। ये बातें उनके मुंह से जो निकलने वाले शब्द थे उसमें से छन छन कर आ रही थी। और हम लोगों, उन्होंने जो कुछ कहा वो साधना के स्वर थे। जो हमने पाया, जो हम लोगों ने सुना, वो प्रेरणा के स्वर थे। और इन चीजों को लेकर समझने की बात यही थी कि अद्भुत साधना है इन साधकों ने जो कुछ भी अब तक किया है। सबने अपने जीवन में संस्कृत और संस्कृति दोनों को ढाला है। जब आगे बढ़ते हैं, एक छोटे बच्चे के रूप में उठ के खड़े होते हैं तो बार बार गिरते हैं, और जब किशोरावस्था से तरुण की अवस्था में पहुंचे हैं तो पतन के रास्ते दूसरे तरह के होते हैं, लेकिन गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। उसमें से भी जोड़ घटाव करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, यानी चुनौतियां वहां भी होती हैं। और उसके बाद गृहस्थाश्रम से लेके वानप्रस्थ तक सबकी चुनौतियां अलग अलग हैं। संस्कृत से संस्कृति की ओर चलने के क्रम में हम सबको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नई पीढ़ी के पास जाइए, बात कीजिए तो वो राफ साफ कहता है कि भाई करना क्या है इसका। अद्भुत है, इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता है। 1000 कोटेशन दे दीजिए, लेकिन ये छोटा सा प्रश्न है कि करना क्या है इसका। हम सब लोग खोजते हैं, समय समय पर निकलता भी है, और इस समय समय पर निकलने के क्रम में ही कुछ बातें सामने आ जाती हैं कि संभाषण संदेश नामक पत्रिका पढ़ने वालों की संख्या 1980 के आसपास 5000 नहीं थी, अभी लगभग 1.5 लाख हो गई। संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या ऐसे ही लाखों में पहुंच गई। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष जो चुनौती है वो है धीरे धीरे उस पर हम कैसे बढ़ें, अलग अलग जगहों से कैसे बढ़ें। मैं एक उदाहरण छोटा सा देता हूं, वैदिक गणित। सर हाँ हाँ, हेलो जी सर, आ रही है। हाँ, वैदिक गणित के सूत्रों को कुछ मैगजीन वालों ने, खासकर जो क्रॉनिकल चलाते हैं बैंकिंग के लिए, उन लोगों ने अंग्रेजी में सरल रूप में लिखकर शुरू किया। और अभी
मुझको लगता है कि बैंकिंग में सबसे ज्यादा अगर किसी का सर्कुलेशन है तो बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल का है। ये एक एक सूत्र को ढालकर करने भर का खेल है। छोटे छोटे सूत्रों को डाला तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में वैज्ञानिकों की भीड़ आ गई। तो डिकोड कहाँ से करें, ये सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को समय समय पर हम लोग साधते जाते हैं। अंत में एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ। वक्त नाथ पर नाले नाले न यथा चौ जलमाद देत तथा पवन संयुक्त पादई पिबति पाद। ये जो पादप है वो अपने पैर से पानी पीता है, इसलिए इन्हें पादप कहते हैं। कैसे पीता है? जब पवन का संयोग होता है, यानी थ्योरी ऑफ सक्शन पंप 1911 में ढूंढ के निकाला लोगों ने। ये महाभारत का श्लोक में बोल रहा। तीसरी बात क्या है कि पवन का संयोग कब होता है? जब पौधा पानी पीता है। तब होता है जब वो प्रकाश संश्लेषण करता है। वृक्षायुर्वेद ने, पराशर ने क्लियर कट लिख दिया है पूरा का पूरा। तो ये एक श्लोक 3 थ्योरी देता है। इन तीनों थ्योरी को दूसरे लोग करते हैं। हमें कैसे करना है, हमें कैसे चलना है, बस विचार मंथन चलता रहे, फिर साधना के स्वर सुनेंगे, फिर हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और विजयी पथ पर चलेंगे। बस इतनी सी बात आप लोग के सामने रखनी थी मुझे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रसून जी। आप सीधे संसद टीवी से हमारे साथ जुड़े, संसद में हमारी बात को ले जाएं। आप तो आपका ज्यादा आभार होगा। आर्टिकल 51 में राब साहब कहा हुआ है कि इस देश में जितने भी नए शब्द गढ़े जाएंगे वो यहाँ के सर्व पुरानी भाषा जो है संस्कृत, उसी से गढ़े जाएंगे। चिंता नहीं है, चीजें थोड़ा हिम्मत करके निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है। अगले वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं सागर विश्वविद्यालय से डॉक्टर आयुष गुप्ता जी। आपका स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी। मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है? जी बिल्कुल, संक्षेप में। सबसे जी बिल्कुल, पहले तो सभी को धन्यवाद, सारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे। ये बहुत अच्छा मेरे लिए अनुभव था, आज भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। और कौटिल्य ने ही अपने अर्थशास्त्र में कहा है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। तो जो हमारा इतने 10 दिनों से ज्ञान यज्ञ चल रहा था, आज आदरणीय ब्रिगेडियर साहब ने उसमें शस्त्र से जो रक्षा कर रहे हैं हमारे देश की, उन्होंने सम्मिलित होकर उस ज्ञान यज्ञ को पूर्ण किया है। और उन्होंने जिन चाणक्य का इतना अच्छा वर्णन किया है उसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरा एक छोटा सा बिंदु मैं ये कहूंगा कि सत्य और ऋत जो है वो एक क्लासिफाइड और एक स्ट्रेटिफाइड, एक स्तरीय चीज है। और जब तक सत्य का व्यवहार नहीं होगा तब तक ऋत तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि ये एक स्टेप वाइज सीढ़ी है। अगर हमें राष्ट्रवाद नहीं आता है तो हम कभी भी वसुधैव कुटुंबकम के भाव को समझ ही नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे हम पैदा होते ही वसुधैव कुटुंबकम के भाव को समझ सकें, तो शायद बिना राष्ट्रवाद के वो वसुधैव लेकिन हमारा जो लक्ष्य है बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए, वो ये कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम को पाने के लिए जातिवाद और क्षेत्रवाद को छोड़कर यदि राष्ट्रवाद को साधन बनाया जाए तो एक अच्छा साधन होता है। तो मुझे लगता है कि सत्य के माध्यम से ऋत तक पहुंचा जा सकता है। 10 दिन की इस ज्ञान यज्ञ में मुझे भी एक आहुति डालने का मौका दिया, उसके लिए मैं डॉक्टर सुप्रिया संजू मैम और अखिलेश जी और प्रोफेसर संजय झा सर, जो कि एमिटी विश्वविद्यालय में डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स में, मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप सभी का इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए। पुनः बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत ही अच्छी और बहुत ही गूढ़ बात कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए आगे भी जुड़े रहे हमसे। हाँ, हमारे वक्ता योग गुरु डॉक्टर राम अवतार जी जुड़ चुके हैं। जी सर, आपका फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सॉरी, मैं रांची पहुंचा था तो बाई द वे मेरी मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो चुकी थी, उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। जैसा कि सभी विद्वान गणों से मैंने जो सुना है तो बहुत अच्छा लगा। और मैं संक्षिप्त में ही कह सकता हूँ, जो हमारी देश की संस्कृति है, चाहे वो योग हो, चाहे वो हमारी परंपरागत चिकित्सा हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, जो भी हमारी संस्कृति है, जो हमारे देश की परंपरागत जो विधाएं हैं, उन सबको हमने प्रैक्टिकल में जब तक हम नहीं लेके जाएंगे तब तक हमारा देश का, राष्ट्र का उद्धार नहीं होना है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि जो भी हमारा ज्ञान है उसको हम, जिसमें भी विशेषता है, उस सब ज्ञान को हम प्रैक्टिकल में लेके जाएं और उस प्रैक्टिकल को पूरे
अपने राष्ट्र के लिए उसको उजागर करें, चाहे हम चिकित्सा के रूप में जड़ी बूटियों के लिए बात करते हों, चाहे हम संस्कृत को पढ़ाने के लिए बात करते हों, चाहे हम संस्कारी संतान के लिए कार्य कर रहे हों, चाहे हम योग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हों, उन सबको हमने प्रैक्टिकल में लेके जाएंगे तो हमारा राष्ट्र का उत्थान बहुत जल्दी होगा। जैसा कि पहले हमारा देश विश्व गुरु था और इस संस्कृति को लेकर के हम पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विश्वविद्यालय का को नमन करता हूं, क्योंकि आपने इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो एक मार्ग दिया है, उन सभी के लिए और सभी विद्वानों के लिए मैं नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं। आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें ज्ञान की बातें आज ट्रांसफर किया होगा, देखो तो आपका कुछ कल किया बोल रहे थे। सभी से निवेदन है कि कृपया आप म्यूट कर दें, बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज भी आप हमारे साथ जुड़े। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला सत्र है, यदि हमारे पास ये प्रतिभागी नहीं होते तो हमारा ये कार्यक्रम असफल सा सिद्ध हो जाता, लेकिन हमारे साथ ये कई प्रतिभागी जुड़े रहे इस 10 दिवसीय कार्यशाला में, कुछ अपनी बातें साझा करना चाहते हैं। तो मैं सर्वप्रथम डॉक्टर शुभ चंद्र झा जी को आमंत्रित करती हूँ। जी मैम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैम? जी आ रही है। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। परम सम्माननीय जी मैम, आपने 3 मिनट का समय दिया, 3 मिनट में ही कंक्लूड करूंगा। परम सम्माननीय विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः डॉक्टर पी.वी. शर्मा महोदयाः एवं च आयोजकः प्रोफेसर संजय कुमार झा महोदयाः, अन्ये डॉक्टर सुप्रिया महोदया एवं डॉक्टर अखिलेश जी महोदयाः, एवं च उपस्थिताः सर्वेपि विद्वांसः एवं मन्मित्राणि। अस्याः कार्यशालायाः स्वानुभवम् उपस्थापयितुम् अहमत्र उपस्थितः अस्मि। तत्र कार्यशालायाः अस्याः विषयः आसीत् संस्कृति के और। वस्तुतः हमारी जो भारतीय संस्कृति है और संस्कृत से ही है, और यदि हम इस संस्कृति को यदि हम संस्कृत से परिपोषित करके आगे बढ़ते हैं तो हमारा समाज सुव्यवस्थित रहेगा। जैसे कि कुछ उदाहरणों के साथ हम यहाँ इसको निरूपण करते हुए अपने वक्तव्य को विराम करेंगे। तो देखते हैं, जैसे वेद से हम आरंभ करते हैं तो सत्यम वदा धर्मम चरा स्वाध्यायान्न प्रमथितव्यम इत्यादि वेद वाक्यों से हमें अनुशासन मिलता है। और उसके बाद यदि हमें अब उसके आगे चलते हैं तो यदि हम एक पुत्री हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है, इस चीज को यदि हमें समझना है तो हमें कवि कुलगुरु कालिदास जी के द्वारा विरचित शाकुंतलम को देखना है। जब शकुंतला अपने पति के गृह प्रयाण करने के लिए सिद्ध होती है तब पिता उनको उपदेश करते हैं कि शुश्रूषव गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने इत्यादि श्लोक से अपनी पुत्री को शकुंतला को उपदेश देती हैं कि जब तुम यहाँ से जाओ तो अपने सास ससुर का सेवा करना, और यदि पति तुम पे क्रोधित हो जाए तो उनको या किसी तरह से अवहेलना करे तो उनपे तुरंत गुस्सा मत दिखाना। उसके बाद जो तुम्हारे अनुचर लोग हैं, कार्यकर्ता जो हैं वहाँ राजकुल में, राजभवन में, उनके प्रति उदारता का स्वभाव होना चाहिए। और उसके बाद रानी होने पर अपने आप को गर्वित महसूस नहीं करना चाहिए। और इस तरह, क्योंकि गृहिणियों का जो कर्तव्य होता है वो इसी तरह से होता है, और इससे जो विपरीत होती है वो गृहिणी नहीं होती। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और इतना ही नहीं, फिर अपने जामाता को भी उपदेश करते हैं कि अपने कुल के मर्यादा को देखते हुए आप शकुंतला के साथ व्यवहार कीजिएगा। जिस तरह से आपकी अन्य पत्नियां हैं उस तरह से शकुंतला के साथ जो है सामंजस्य की तरह व्यवहार होना चाहिए। आप अपने कुल के मर्यादा को देखते हुए ये सब करें, उनको भी उपदेश करते हैं। आगे चल के हम देखते हैं, यदि धर्मशास्त्र की तरफ, यदि आप एक पुत्र हैं तो आपका क्या कर्तव्य है, तो उसको बताता है कि जीवति वाक्यकरणात् छया है भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दानेन त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। यदि आप एक पुत्र हैं तो पिता के जीवित होते हुए उनके वाक्य को सुने, उनके वाक्य पे चलें, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके छया तिथि में भूरि सह ब्राह्मणों का भोजन करवाएं और गया में जाके पिंडदान करें। यह एक पुत्र का दायित्व होता है। आगे चल के यदि हम संस्कृत से देखते हैं तो कहता है कि शीलम सर्वत्र भूषणम, कैरेक्टर इज एन ऑर्नामेंट एवरीवेयर। तो चरित्र के बारे में इस तरह से कहा गया है। आगे देखते हैं, यदि हम प्रायश्चित के बारे में देखें तो
हमारी भारतीय संस्कृति इस तरह की संस्कृति है कि जीव जंतुओं के प्रति भी बहुत ही श्रद्धावान है। जैसे कि कहा गया है, पंच सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेशन उपस्करः खंडनी चोद कुंभश्च बाध्यते यस्तु बाहयन। अर्थात गृहस्थ लोग जो प्रतिदिन 5 कर्म करते हैं उससे 5 तरह का दोष उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोग चूल्ही मतलब अग्नि उत्पादित करते हैं, मतलब अग्नि प्रज्वलित करते हैं भोजन बनाने के लिए उसमें, उसके बाद जो किसी तरह को पीसते हैं उसमें, किसी चीज को कूटते हैं उसके द्वारा से, गृह को जो सम्मार्जन करते हैं उसके द्वारा से, पानी का घड़ा जहां रखते हैं इसके द्वारा से विविध प्रकार के जीव जंतुओं को हानि पहुंचता है। इसके लिए आगे हमारे भारतीय संस्कृति में पंच महायज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ इत्यादि को करने से इन तरह के प्रायश्चित्तों से हमें निवृत्ति मिलती है। उसके आगे चलते हैं तो कहा गया है अंतिम में कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात दूसरों का उपकार करना चाहिए, दूसरे को कष्ट देना ही पाप है। और अंतिम में भारतीय संस्कृति का यही चीज कहना चाहूंगा कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे, अर्थात अपने आपको जो आपको प्रतिकूल लगे, जो अच्छा नहीं लगे, वो दूसरे के साथ नहीं करें, यही भारतीय संस्कृति हमें समझाती है। और आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी केम टू कंक्लूड दैट the Sanskrit is the gateway of the Sanskriti. There is no doubt at all. So if you want to have peaceful life, you must go towards Sanskrit and learn Sanskrit from there and go towards the as suggested in the Sanskrit. Your life will be peaceful and beautiful. और इसके साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज 10 दिनों से हमने विविध विद्वानों का व्याख्यान इसी तरह से सुना, जैसे प्रोफेसर शशि तिवारी महोदया का, बलदेवानंद सागर जी महोदय का, राम अवतार जी महोदय का, डॉक्टर पंकज मिश्रा जी का, डॉक्टर नरेंद्र जी का, डॉक्टर आशुतोष जी का, डॉक्टर रूपेश जी का, डॉक्टर आयुष जी का, डॉक्टर रूपेश जी एंड डॉक्टर और अदर बहुत सारे हमारे विद्वानों ने अपने व्याख्यान से हम सभी को उपकृत किए हैं। इसलिए हम सभी विद्वानों को के लिए सादर प्रणाम करता हूं। और इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए जो हमारे आयोजक महोदय लोग हैं उन सभी को मैं आभार व्यक्त करते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और एक चीज कहना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम को यदि हम फिजिकल मोड में ऑफलाइन करें तो इससे भी और ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। वैसे यहाँ भी आनंद की बहुत सारी अनुभूति हुई है, बहुत सारे वाद विवाद, परस्पर सापेक्ष प्रश्नों का आदान प्रदान हुआ है, समाधानों का, लेकिन यदि यह फिजिकल मोड में होगा तो इससे भी अच्छा होगा। इतना करके मैं अपने वाक व्यापार को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद शुभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है इसलिए हम आपको बहुत ज्यादा नहीं सुन पाए, लेकिन अगले वर्कशॉप में या अगली कार्यशाला में आपको वक्ता के रूप में आमंत्रित करेंगे, तब आपकी बातें पूरी तरह सुनेंगे। धन्यवाद जी। अगले जो जिनको मैं बुलाना चाहूंगी वो है मयंक पांडे जी, डॉक्टर मयंक पांडे जी, आप आमंत्रित हैं। आप हमसे बस ये साझा करें कि आपको ये वर्कशॉप कैसा लगा, क्योंकि समय का बहुत ज्यादा अभाव है, तो मैं चाहूंगी बस आप इतना ही हमसे साझा करें कि आपको ये वर्कशॉप कैसा लगा और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कुछ बोलने के लिए, अवसर देने के लिए। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोचने के लिए सोच रखा था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आपने जो बोला है वही बोलता हूँ जी। 3 बिंदुएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो इस वर्कशॉप में मुझे सबसे अच्छी बात लगी, और जो एक बात आपने कही कुछ नया क्या करना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए उस विषय में। सबसे पहली बात जो बहुत अच्छी थी इस वर्कशॉप में वो थी वादे वादे जायते तत्वबोधः के सिद्धांत को पूरी तरह अप्लाई करने के लिए। इस वर्कशॉप में मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा अवसर जब किसी वक्ता को ये कहा गया हो कि समय के अभाव के कारण आप अपना प्रश्न मत पूछिए। हमेशा अखिलेश जी के द्वारा, सुप्रिया मैम के द्वारा, संजय सर के द्वारा प्रेरित कर करके ये कहा गया कि आप प्रश्न करिए, प्रश्न करिए, प्रश्न करिए। और आदरणीय शशि तिवारी मैडम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने मातृत्वपूर्ण योगदान के द्वारा प्रत्येक संगोष्ठी में उपस्थित होकर के हमारे शंकाओं का समाधान किया और अपने वृद्धत्व से, अपने मातृत्व से हमको सनाथ किया। ये सबसे बड़ी बात इस संगोष्ठी की थी कि प्रत्येक व्यक्ति ने चर्चा का पूर्ण अवसर प्राप्त किया। ये पहली बात। दूसरी बात,
किसी भी विद्वान से, किसी ने भी यदि, छोटे से बच्चे ने भी यदि प्रश्न किया, तो उस विद्वान ने, उस विद्वान वक्ता ने अत्यंत विनम्रता के साथ उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। उदाहरण के लिए आदरणीय शशि तिवारी मैडम के बच्चे के उम्र का मैं हूं, लेकिन मेरे प्रश्नों का भी उत्तर अत्यंत सम्मानपूर्ण तरीके से मैडम ने दिया है। तो हमारे जितने भी वक्ता इस संगोष्ठी में उपस्थित हुए वो अत्यंत विनम्र थे, और उनके विनम्रता से मैं ये अनुमान कर सकता हूं कि वो अत्यंत विद्वान थे, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या संपन्न व्यक्ति ही विनय होता है। और हमारे जितने भी विद्वान थे वो जितने भी वक्ता थे वो अत्यंत विद्वान थे। ये दूसरी विशेषता इस कार्यशाला की थी। तीसरा, मैं अखिलेश जी के लिए कहना चाहूंगा, जब वो अपने पाठ के प्रारंभ में कहते थे प्रविश्यतु वैयाकरण मुखम, तो ऐसा लगता था कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवती भास्वती माँ सरस्वती हम वैयाकरणों के मुख में प्रवेश करें। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी का करना चाहता हूँ। और एक बात जो झा जी ने कही वो मैं भी कहूंगा कि ये कमी थी कि हम ऑनलाइन जुड़े थे, हम ऑफलाइन होंगे तो और आनंद आएगा। इतना ही कह करके मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी अग्रिम मास में हम पुनः नूतन एक संकल्पना के साथ प्रयोग अच्छा कार्य करने का यत्न कर रहे हैं। उसमें आप सब ऑफलाइन स्वागत है, अतिथि विद्वान के रूप में भी आप विश्वविद्यालय में रहने की व्यवस्था और आपके वक्तव्य का भी हम ज्ञान का भी लाभान्वित। स्वागत है आपका हमारे विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद बैंक जी। अब मैं रीता जियाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो बिल्कुल 1 मिनट में खत्म करें अपनी बातें। रीता जियाल जी, यदि आप जुड़ी हुई हैं तो। अभी जुड़ी थी, ये है तो साथ में है। शायद उनकी वो नहीं जुड़ पा रही है। हेलो, गुड इवनिंग। जी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। अखिलेश जी अपने आप को म्यूट करें आप। सभी को नमस्ते। और ये जो 10 दिवसीय कार्यशाला हुई, इसके संदर्भ में वैसे मेरे पास शब्द तो नहीं है, शब्दों का अभाव है, क्योंकि बहुत ही अच्छा हमारा कार्यशाला रहा जो अमेठी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। और वास्तव में अमेठी यूनिवर्सिटी ने इतना अच्छा कार्य किया है कि आज हम अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं, कोई भी नहीं अपना रहा है। कभी जो दिल्ली में लोग रहते हैं कुछ, आज हम गेम्स के माध्यम से ही मतलब अलग देशों में चले जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल जा रहे हैं। लेकिन अमेठी यूनिवर्सिटी ने इतना अच्छा कार्य किया कि हम अपनी संस्कृति को ना भूले। इस पर उन्होंने सुना था, उन्हें मौका मिला मुझे सुनने का, और इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी अगर कोई प्रोग्राम होगा तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय अभाव है। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे एचओडी इंग्लिश के प्रोफेसर हेमंत कुमार झा को आमंत्रित करती हूँ। जी सर, आपका स्वागत है। वोट ऑफ थैंक्स मुझे ही देना है क्या? जी सर। मुझे देना है। जी सर, और बहुत संक्षिप्त में। मैं प्रोग्राम से जुड़ा हुआ तो था, लेकिन मैं सहभागी नहीं था। सारे सहभागियों को सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। और मैं था आप लोगों के साथ, सिर्फ मैंने अपना स्क्रीन स्टॉप कर दिया था। मैं शुरू से पहले ही दिन से था यहाँ, और ये एक बहुत ही अच्छा प्रभावी, किसी ने कहा कि संस्कृति की ओर अथवा ना भूलें, और इस तरह के प्रोग्राम अमेठी में होते रहते हैं। और हमारे सुप्रिया जी, अखिलेश जी और हमारे डायरेक्टर संजय कुमार झा जी, ये तीनों आदमी मिलकर के इस तरह के प्रोग्राम अक्सर कराते थे। हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज, जो कि ये प्रोग्राम कराते हैं, जिसको सुप्रिया जी, अखिलेश जी देखते हैं और हमारे डायरेक्टर सर देखते हैं, संजय कुमार झा जी। मेरा नाम भी हेमंत कुमार झा हुआ। किसी ने कहा भी अभी, और मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि किसी भी इवेंट या प्रोग्राम का सक्सेस डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट्स पर। और
बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, इस तरह के प्रोग्राम कम ही देखने के लिए मिलते हैं, और आप लोग सबको सुनने का मौका तो और भी कम है। पर ये हमारे लिए और हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक सौभाग्य ही रहा कि आप लोग सब आए। मैं सबको तहे दिल से, अपने डायरेक्टर सर को जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम करवाया, सुप्रिया जी का, अखिलेश जी का, और सारे वक्ता, प्राध्यापक, अपने अपने क्षेत्र के जो विद्वान लोग हैं, सबका मैं नाम भी कुछ लेना चाहूँगा। एक जीवन राज पुरोहित जी हैं, जो उन्होंने, अंजू सेठ जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, जो गुरु राम अवतार जी हैं, आशुतोष अंगवीरा जी हैं, पंकज मिश्र जी हैं, प्रसून कुमार मिश्रा, आयुष गुप्ता जी, सारे। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। ये प्रोग्राम संभव हुआ है सिर्फ आप लोगों के सहभागिता के चलते, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग इस तरह के प्रोग्राम में जुड़ते रहिए और अपने अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करते रहिए। सो आप लोग को सबको थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, और उम्मीद करते हैं कि फिर मुलाकात होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। सुप्रिया जी, अखिलेश जी कहाँ गए सब? तो यही प्रोग्राम की समाप्ति होती है हमारी, इसलिए सुप्रिया जी एक सजेशन है, सबके कैमरे खुलवा के फोटो अच्छी सी ले लीजिए सुप्रिया जी। सुप्रिया नहीं, फोटो ले लिया मैंने। अखिलेश ले लिया। अखिलेश जी आप स्क्रीन पर आइए। मैं हूँ। मैं अखिलेश आप ले लो। हाँ अखिलेश जी आगे ले लिया सर, फोटो ले लिया। चलिए मैं कर देता हूँ संजय को। सुप्रिया नहीं चली गई। ओके मैम, सुप्रिया मैम को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रही है। शांति पाठ करके हम फिर समाप्त करते हैं। ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस आभासीय पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समुदाय को, आदरणीय गुरुजन को, आदरणीय हम सबकी गुरुवरेण्य तिवारी मैम सादर प्रणाम। सभी विद्वत समुदाय को उपस्थित आप सबने सहभागिता ग्रहण किया, आप सबका विशेष आभार। एमटी विश्वविद्यालय परिवार से जुड़ने के लिए विशेषता धन्यवाद। सभी को शादी।